Hello students, here our next lecture of class 7th chapter 8 wind, storm and cyclones। ये चैप्टर हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में। इसमें जाना था कि एयर कैसे प्रेशर को एक्सर्ट करती है, ये जाना था हमने। उड़ीसा के बारे में जाना था कि उड़ीसा में कैसे एक साइक्लोन आया था, कितनी तेज़ स्पीड से वो आया था और लाखों का मतलब करोड़ों का नुकसान हुआ था, बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे, बहुत सारी चीज़ें हमने इसको देखी। और इसी चैप्टर में फिर हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी कि हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। जितनी तेज़ी से हवाएं चलेंगी उसका एयर प्रेशर उतना ही कम होगा, हमने ये देखा था। और उसके बाद हमने बलून वाली एक्टिविटी और स्ट्रिप पेपर वाली एक्टिविटी भी जानी थी कैसे होती है। और ऐसे ही हमने क्या किया था, बॉइलिंग ट्यूब में बलून्स लगा के देखे थे कि कैसे वो बिहेव कर रहे हैं ठंडे पानी में, गर्म पानी में और नॉर्मल पानी में। बहुत सारी चीज़ें। और साथ ही साथ बैग वाला एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा था कि दो बैग हमने लिए थे और उसके बाद नीचे से एक को कैंडल की फ्लेम दी तो वो गर्माहट की वजह से उसका वेट कम हो गया, जबकि इसका वेट ज़्यादा हो गया था तो ये नीचे की तरफ आ गया था, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली थी। फिर हमने पढ़ा था कि विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ की अनइवन हीटिंग की वजह से जो विंड करंट होती है वो फॉर्म होती है, ये भी हमने जाना था। और आज जो हमने पढ़ना है वो हमने स्टार्ट करना है क्या, थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। ठीक है, थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन से हमने स्टार्ट करना है। तो इस यहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे। थंडरस्टॉर्म मतलब गर्जना, गरज जो बहुत ज़्यादा होती है ना, लाइटनिंग के साथ जो गरज जो आती है वो। और साइक्लोन तो आपको पता है चक्रवात होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इन दोनों के बारे में जानते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे ये थंडरस्टॉर्म आते हैं, कैसे साइक्लोन आते हैं, और जब ये आते हैं तो हम इनसे बचने के क्या क्या मेजर समय हो क्या क्या उपाय हम अपना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Thunderstorm develop in hot, humid, tropical areas like India very frequently। तो जो थंडरस्टॉर्म होते हैं, जो गर्जना वगैरह होती है, ये गर्माहट वाली, ह्यूमिड वाली और ट्रॉपिकल एरिया, जैसे कि इंडिया का जो मानसून है वो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कुछ ऐसा ही है, हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल टाइप। तो ये क्या होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ पे को ये आते हैं। द राइजिंग टेम्परेचर्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ता हुआ टेम्परेचर क्या करता है, विंड को भी ऊपर की तरफ लेके जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, हॉटनेस बढ़ती है, वैसे वैसे विंड अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने लगती है, फिर उसकी जगह ठंडी हवा आती है। पढ़ा था हमने, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज में पढ़ा था ना। तो वही यहाँ पे को बताया जा रहा है कि द राइजिंग टेम्परेचर्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड। ओके, दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स। तो ये विंड्स क्या करती हैं, पानी की बूंदों को ऊपर की तरफ ले जाती हैं। वेयर दे फ्रीज, जहाँ वो ठंडी हो जाती हैं, एंड फॉल डाउन अगेन, और वापस से नीचे गिर जाती है, बारिश के फॉर्म में आप कह सकते हैं। ओके, द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। तो स्विफ्ट मीन्स बहुत तेज, ये जो तेज मूवमेंट होता है, बहुत तेज मूवमेंट जो होता है वाटर ड्रॉप्स के गिरने का, फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स, लेकिन साथ ही साथ किसके, एयर के साथ, मतलब कि द स्विफ्ट मोमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स। तो बहुत तेज मोमेंट, बहुत तेजी से पानी के ड्रॉपलेट्स का गिरना किसके साथ, अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट, राइजिंग एयर के साथ, बढ़ती हुई हवा के साथ पानी की बूंदों का नीचे गिरना ही प्रोड्यूस करता है क्या, लाइटनिंग और साउंड, मतलब कि बहुत जोर की गर्जना और बिजली चमकना जिसे हम कहते हैं ना, वो ये प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, किसकी वजह से, बहुत तेजी से बारिश की बूंदों का नीचे गिरना या पानी की बूंदों का नीचे गिरना तेज हवा के साथ। इट इज दिस इवेंट दैट वी कॉल्ड अ थंडरस्टॉर्म। तो यही वो इवेंट है जिसे हम थंडरस्टॉर्म के नाम से जानते हैं, या जिसे हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस। तो हायर क्लासेस में लाइटनिंग के बारे में आप पढ़ोगे। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इफ अ स्टॉर्म इज अकम्पेन्ड बाय लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन। अगर तूफान आ रहा है, बहुत तेजी से हवा चल रही है, और किसके साथ आ रहा है, अकम्पेन्ड मीन्स साथ में, किसके साथ आ रहा है, लाइटनिंग, बिजली चमकने के साथ साथ। अगर बहुत तेज तूफान अगर आपको लग रहा है कि आ रहा है, वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। हमने कौन कौन से प्रिकॉशंस, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। फर्स्ट,
डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। तो कभी भी अकेले पेड़ के नीचे आपने शेल्टर नहीं लेना है। अगर ऐसी कोई कंडीशन हो रही है तो कहीं पे अगर आपको दूर पूरे मैदान में एक पेड़ दिखे और उसके नीचे आपने नहीं जाना है, ठीक है। तो इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट, अगर आप जंगल में फंस गए हैं, आप जंगल में हैं, टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री, किसी छोटे से पेड़ के नीचे आप शेल्टर ले सकते हो। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में आपने बिल्कुल नहीं लेटना है, ओके। तो आपने क्या करना है, किसी आइसोलेटेड यानी कि अकेले पेड़ के नीचे आपने नहीं जाना है, क्योंकि अकेले पेड़ में बिजली गिरने का खतरा ज़्यादा रहेगा, है ना। तो अगर आप जंगल में हैं तो छोटे छोटे पेड़ के नीचे रहिए, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्शन करेंगे। अगर साथ ही साथ छोटा मोटा अगर वो गिर भी रहा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उससे नहीं होगा। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ अ मेटेलिक एंड, तो ऐसी अम्ब्रेला के नीचे आपने नहीं खड़ा होना है जिसका एंड मेटल का बना हुआ हो। ऑलमोस्ट सभी का मेटल का ही होता है ना, तो मेटल के बने हुए अम्ब्रेला जो है जिसका मेटेलिक एंड हो, उसको ओढ़ के भी नहीं खड़े होना है आपने, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उससे ज़्यादा खतरा रहता है बिजली गिरने का। डू नॉट सिट नियर अ विंडो, विंडो के पास आपने नहीं बैठना है। ओपन गैराजेस, स्टोरेज सेट, मेटल सेट्स आर नॉट सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। तो जो ये जगह होती है जैसे गैराज है या झोपड़ा होता है, मतलब जहाँ पे कोई स्टोरेज, क्या कहते हैं स्टोरेज वाले को, गैराज ही तो बोलते हैं ना, गैराज हो गया, या मतलब कि ऐसी जगह है जहाँ पे को बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखा गया हुआ, या ऐसी जगह जहाँ पे मेटल को स्टोर करके रखा हुआ है, मेटल को रखने के लिए जगह बनाई गई है, तो ये जगहें सेफ नहीं होती हैं, ठीक है। स्टोर रूम टाइप के जो होते हैं, मेटल वगैरह अगर इसमें प्रेजेंट है तो इसमें भी हमें शेल्टर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सेफ प्लेसेस नहीं होती हैं, ओके। अ कार और अ बस इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। अगर आपके पास कार है, आप कार में हो, आप बस में हो, तो ये आपके लिए सेफ जगह है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ़ यू आर इन वाटर, अगर आप पानी में हैं, गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग, ट्राई कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी पानी से बाहर आएँ और किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाएँ, ओके। नाउ हाउ अ थंडर स्ट्रोम बिकम्स अ साइक्लोन। अब यही थंडर स्ट्रोम, यही गर्जना, यही बादल कैसे साइक्लोन बन जाते हैं, कैसे चक्रवात ये बन जाते हैं, इसके बारे में हमने जानना है, ओके। तो यू नो दैट वाटर रिक्वायर हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। आपको पता है कि वाटर क्या करता है, वाटर को अगर लिक्विड से वेपर फॉर्म में चेंज हमने करना है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, नीचे से हीट देनी पड़ेगी, है ना। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड। तो क्या वाटर हीट बैक देता है, जब बोल रहा है कि डज द वाटर गिव बैक हीट, क्या वाटर वापस से गर्माहट दे सकता है, व्हेन वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड, जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस। तो कोई आपको ऐसा एक्सपीरियंस याद है जो इसके सपोर्ट में आप इसका आंसर दे सकते हो, तो सोचिए इसके बारे में। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए इसके बारे में जानते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन, ठीक है। साइक्लोन होता कैसा है या स्ट्रक्चर कैसा होता है साइक्लोन्स का, ये हम फिर पढ़ेंगे, पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, बादल बनने से पहले, क्लाउड मीन्स बादल, तो बिफोर मीन्स पहले, फॉर्मेशन मीन्स बनना, तो क्लाउड फॉर्मेशन से पहले वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। तो वाटर क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर से हीट ले लेता है ताकि वो क्या कर सके, खुद को वेपर में चेंज कर सके, वाटर खुद को वेपर में चेंज कर सके, भाप में चेंज कर सके, इसके लिए हमारे एटमॉस्फेयर से गर्माहट लेता है, ओके। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप्स, जब यही पानी, यही वाटर वेपर जो कि भाप बन गया था, जब यही भाप क्या हो जाती है, वापस से लिक्विड में चेंज हो जाती है, किसके फॉर्म में, रेन ड्रॉप्स यानी कि बारिश की बूंदों के फॉर्म में, दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। तो इसकी जो हीट थी, जो इसने ले रखी थी, वो हीट कहाँ हो जाती है, वापस चली जाती है एटमॉस्फेयर में, है ना। पहले वाटर वेपर बनने के लिए इसने हमारे एटमॉस्फेयर से हीट ली, वाटर वेपर बन गई, इन वाटर वेपर का क्या हो गया, ये बूंदों में कन्वर्ट हो गई, बारिश की बूंदों में। अब बारिश नीचे गिरेगी तो अब हीट तो किसी काम की नहीं रही ना उसकी, तो वो हीट क्या हो जाती है, वापस हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाती है।
हैं, ठीक है। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होता है, तो जो एयर होती है, यहाँ पे हवा जो होती है वो बढ़ते रहती है और एक ड्रॉप का फॉर्मेशन कर देती है प्रेशर में। मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्ट्रोम। स्ट्रोम मीन्स तूफान, तूफान के बीच में बहुत ज़्यादा अब हवा उसमें भरने लगती है। दिस साइकिल इज रिपीटेड, और ये साइकिल लगातार रिपीट अब होते ही रहती है कि वो बना उसके बाद मतलब कि एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो बढ़ते ही रहती है और धीरे धीरे ड्रॉप प्रोड्यूस करते रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा एयर इस स्ट्रोम के बीच में घुसते ही रहती है और ये लगातार ये रिपीट होते ही रहता है। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो इवेंट्स आते हैं, चेन ऑफ इवेंट्स एंड विद किसके साथ ये ख़त्म होते हैं, जब बहुत लो प्रेशर बहुत कम, बहुत ही लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पे काम करने लगता है हाई स्पीड विंड के साथ, यानी कि हवा बहुत तेजी से आने लगती है और प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है इस समय। तो उस टाइम पे इसकी जो चेन है अब एंड होने लगती है और बहुत तेजी से क्या होने लगता है, साइक्लोन का फॉर्मेशन होने लगता है। इट इज दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन। तो ये वही वेदर की कंडीशन है, वही मौसम की कंडीशन है जिसको हम चक्रवात या साइक्लोन के नाम से जानते हैं। ओके, factors like wind speed, wind direction, temperature and humidity contribute to the development of a cyclone। तो साइक्लोन को बढ़ने के लिए कौन हेल्प करता है, हमारे आसपास का जो हवा की जो स्पीड है, हवा की स्पीड जितनी तेज होगी प्रेशर उतना कम होगा और प्रेशर कम होगा तो साइक्लोन उतनी ही तेजी से आएगा। उसके लिए चाहिए कि प्रेशर ज़्यादा हो, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा होगा तो चक्रवात या साइक्लोन नहीं आ पाएगा। तो हमारे आसपास की कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हेल्प कर सकती हैं साइक्लोन्स को, साइक्लोन आने में? फैक्टर लाइक विंड हो गया, विंड की स्पीड है, विंड की डायरेक्शन है, टेम्परेचर है एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये क्या करते हैं, साइक्लोन को बढ़ाने का काम ये करते हैं, ठीक है। तो अब जानते हैं साइक्लोन होता कैसा है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन। द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज काम एरिया। तो जो बीच वाला जो पार्ट होता है, साइक्लोन का जो बीच वाला जो पार्ट होता है उसे काम, शांत एरिया उसे कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म। तो इसे क्या कहा जाता है, तूफान की आंख इसे कहा जाता है, ठीक है। अ लार्ज साइक्लोन इज वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। तो जो एक बड़ा सा साइक्लोन जो आता है वो बहुत ही तेजी से रोटेट यानी कि घूमता है, बहुत ही तेजी से रोटेट करने वाली एयर का मास होता है हमारे एटमॉस्फेयर में 10 to 15 किलोमीटर हाइट। और इसकी हाइट कितनी होती है, 10 से 15 किलोमीटर की मतलब हाई ये होता है। कितना ऊंचा होता है, 10 से 15 किलोमीटर, ज़्यादा, इतना ज़्यादा ये होता है। द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। तो ये 10 से 30 किलोमीटर तक भी ये हो सकता है, जो डायमीटर होता है किसका, स्ट्रोम की आई का, ठीक है। यहाँ पे आई का मतलब है स्ट्रोम की आई का, ठीक है। 8.11 में हमें दिखाया गया है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए 8.11 में हमें सब सारी, देखो कैसे कैसे घूम रहा है, देखो यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ ऐसे घूमते ही जा रहा है, घूमते ही जा रहा है और घूमते ही जा रहा है ना। तो ये 15 किलोमीटर के आसपास की स्पीड आपको दिखा रखी है और किस तरीके से और साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल रोटेट ये कर रहा है ना, वही आपको दिखा रखा है, ठीक है। तो नाउ बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। इट इज अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ लाइट विंड। तो ये वो रीज़न है जहाँ पे को क्लाउड्स नहीं होते हैं और हवा जो होती है बहुत हल्की इन जगहों में होती है। अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई। तो इस काम और क्लियर आई के चारों ओर, ये देखिए द इमेज ऑफ द आई ऑफ अ साइक्लोन, ये साइक्लोन की आई से कहा जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, इसके चारों ओर का, साइक्लोन के चारों ओर का एरिया ये दिखाया गया है, ओके। There is a cloud region. The around this calm and clear eye is calm और बिल्कुल क्लियर दिखाई देने वाली जो स्ट्रोम की आई है, तूफान की जो आंख है, there is a cloud region of about 150 किलोमीटर इन साइड। यहाँ पे को क्या होता है, एक रीजन होता है बादलों का जो कि 150 किलोमीटर के साइज के बराबर ये होता है। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड्स। तो इस रीजन में बहुत ही तेजी से चलने वाली हवाएं होती हैं जिनकी
स्पीड क्या होती है 150 से 250 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड हो सकती है। एंड थिक क्लाउड्स विथ हैवी रेन्स, और साथ ही साथ थिक मोटे मोटे क्लाउड्स होते हैं, थिक क्लाउड्स होते हैं और बहुत तेज़ी से रेन बारिश यहाँ पे को होने लगती है, या हैवी रेन्स के साथ यहाँ पे को थिक क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। अवे फ्रॉम दिस रीजन, इस रीजन से दूर, द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, धीरे धीरे विंड की स्पीड क्या होने लगती है, कम होने लगती है उन जगहों में जहाँ पर को ये चक्रवात हुआ है उससे दूर। ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है साइक्लोन का बनना। अ मॉडल इज शोन इन फिगर 8.11, तो ये मॉडल आपको दिखा रखा है कि किस तरीके से ये साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके का वो दिखता होगा, कुछ इस तरीके से वो नज़र हमें आता है। ठीक है। ये डायरेक्शन शो कर रखी है आपको, ऐसे जो एरो है वो डायरेक्शन को बता रही है, ये स्ट्रीम फ्लो है, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें दिखा रखी है कैसे साइक्लोन ऐसे घूमता हुआ ऐसे बिल्कुल पूरा घूमता हुआ तबाही ये मचा देता है। तो चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन, यानी कि जो हानिकारक या जो हार्मफुल मतलब कि क्या क्या प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है साइक्लोन, वो हम जानते हैं। ओके। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव मीन्स हार्मफुल या हानिकारक। ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्ट्रोम इज 100 ऑफ किलोमीटर अवे, अगर बहुत तेज़ी से विंड आ रही है, हवा अगर बहुत तेज़ी से चल रही है, स्ट्रॉन्ग विंड है, तो ये क्या कर देती है, वहाँ जो पानी प्रेजेंट रहता है ना, पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर, के पानी को किनारों में क्या कर देती है, जैसे सी वाटर है या जो भी है उसे किनारों की तरफ धकेल देती है। इवन इन द स्ट्रोम, तब भी जबकि अभी जो तूफान है वो हजारों किलोमीटर दूर है, हजारों किलोमीटर तूफान के दूर होने के बावजूद भी यहाँ पर जो स्पीड होती है विंड की वो इतनी तेज होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग विंड वहाँ पर होती है कि वो क्या कर देती है, बहुत दूर किनारे में पानी को क्या कर देती है, फेंक देती है, धक्का दे देती है। ठीक है। These are the first indication of an approaching cyclone, ये फर्स्ट इंडिकेशन होते हैं कि साइक्लोन आने वाला है, तूफान आने वाला है या चक्रवात आने वाला है उसके लिए। ठीक है। तो द वाटर वेव प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल, तो जो वाटर वेव प्रोड्यूस करती हैं ये विंड, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देन, इससे पर्सन को ये ईजिली ओवरकम नहीं हो सकता है। ओके। तो द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट वाटर सरफेस इन द सेंटर, तो स्ट्रोम की आई या जो साइक्लोन की जो आई है इसमें क्या होता है, वाटर जो सरफेस या प्रेशर जो है बहुत कम होता है, सेंटर की तरफ बहुत कम होता है सेंटर में। तो द राइजिंग वाटर मे बी एज हाई, तो राइजिंग वाटर कितना हाई हो सकता है, 3 से 12 मीटर तक ये ऊपर की तरफ ये हो सकता है। जैसे कि ये दिखा, देखो कितनी तेजी से कितने ऊपर तक उछाल मार रहा है ना पानी। रेजिंग वाटर कॉज बाय अ साइक्लोन, साइक्लोन की वजह से बिल्कुल टीवी में भी दिखाते हैं ना हमें, तो देखिए कितने ऊपर तक उछाल मार रहा है। तो इट अपियर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग अराउंड द शोर, तो ऐसा लगता है कि एक पानी की दीवार मूव कर रही है किनारे की तरफ। एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर द लो लेइंग कोस्टल एरियाज, तो इसकी वजह से, इसके बहुत तेज बहाव की वजह से, बहुत ऊंचाई और बहुत स्ट्रॉन्ग विंड के आने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, जो सी वाटर है वो अब जो नीचे नीचे कोस्टल एरियाज है वहाँ घुसने लगता है, कॉजिंग सेवरल लॉस ऑफ लाइफ, तो इसमें क्या होता है, लाइफ का लॉस होता है, बहुत सारे एनिमल या ह्यूमंस या जो अगर उसके आसपास जो भी हैं उनकी डेथ हो जाती है, और प्रॉपर्टी वहाँ पे जो लैंड है, जो भी ज़मीन है, उसका बहुत ज़्यादा लॉस इसकी वजह से हो जाता है। ठीक है। इट ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। Now, continuous heavy rainfall may further worsen the flood situation, तो अगर ये ऐसे ही बहुत तेज़ी से रेनफॉल होते रही, हैवी रेनफॉल, बरसात बहुत ज़्यादा होते रही, तो ये फ्लड यानी कि बाढ़ की सिचुएशन को और ज़्यादा बढ़ा देती है, बाढ़ की प्रॉब्लम को और ज़्यादा ये बढ़ा देती है। वैसे भी बरसात में बाढ़ के कितने सारे केसेज आते हैं ना, आपने देखे होंगे, कितना लोगों के घरों तक पानी चले जाता है, प्लेन्स में देखा होगा कितनी प्रॉब्लम उनको हो जाती है, तो ये और भी ज़्यादा उसको बढ़ा देता है। हाई स्पीड विंड्स एक्म्पेनिंग अ
साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेस, तो ये क्या कर देता है, हाई स्पीड विंड की वजह से जो डैमेज हाउस हैं और ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और हाउस को डैमेज कर देता है। टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम, फ़ोन नहीं लग पाता या बाकी जितने भी कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट के सिस्टम जो भी है, पेड़ हैं एक्सेट्रा, आर ट्रिमेडियस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इन सभी का बहुत ज़्यादा लॉस कर देता है। बहुत लोगों की लाइफ चली जाती है, जान चली जाती है, बहुत लोगों की प्रॉपर्टी, लैंड वगैरह जो भी था उन सब का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं। तो उसके बाद हमें दिया है, देखो, अ साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नाम से साइक्लोन को जाना जाता है, जैसे कि इट इज़ कॉल्ड अ हरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। इन फिलीपींस एंड जापान इट इज़ कॉल्ड अ टाइफून, तो फिलीपींस एंड जापान में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये फिगर 8.14 दिया है, दिया रीजन्स नियर द इक्वेटर वेयर साइक्लोन्स फॉर्म, साइक्लोन्स आर वर्ल्ड वाइड फिनोमिना। देखो वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में ये होता है, तो देखिए कहाँ कहाँ दिखा रखा है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये होता है, हरिकेन यानी कि अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये हो रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में दिख रहा है, इंडियन ओशन में होता है साइक्लोन्स देखिए दिखा रखा है, साउथ पैसिफिक ओशन में हो सकता है, टाइफून हो सकता है यहाँ पे, नॉर्थ मतलब वही टाइफून मीन्स वही साइक्लोन के बारे में, नॉर्थ पैसिफिक ओशन का दिखा रखा है, नॉर्थ अटलांटिक ओशंस का दिखा रखा है, तो ये स्ट्रक्चर हमें दिखा रखा है। ठीक है, तो अब एक चीज़ और बताइए आपको जा रही है, तो क्या बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ टॉर्नेडो, अगर हम टॉर्नेडो, अच्छा पहले टॉर्नेडो पढ़ लें, चलिए पहले टॉर्नेडो जानते हैं। ठीक है, तो टॉर्नेडो क्या होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो इसका मतलब होता है बवंडर, तुमने बवंडर क्रिएट कर दिया बोलते हैं ना, तो बवंडर ही होता है टॉर्नेडो, इसको हिंदी में बवंडर कहा जाता है। इन आर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं। अ टॉर्नेडो इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। तो टॉर्नेडो क्या होता है, एक्चुअल में एक बहुत डार्क कलर का, बहुत काला कलर, फनल शेप, कुप्पी टाइप के शेप का एक बादल होता है जो कि नीचे की तरफ, आसमान से नीचे की तरफ आ रहा होता है। ठीक है, आसमान से नीचे की तरफ आता है। तो मोस्ट ऑफ द 8.16 में आपको दिखा रखा है, देखिए ये बादल नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है, आसमान से नीचे की तरफ आना ये स्टार्ट करता है। देखो कितना डार्क, कितना डरावना, भयावह ये नज़र आ रहा है ना, तो कुछ ऐसा ही ये होता है। तो बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक, बहुत सारे टॉर्नेडोज वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं शो कर पाते हैं। अ वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रैवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक तेज़ी से आता हुआ वायलेंट तबाही वाला जो टॉर्नेडो होगा वो कितनी स्पीड से चल सकता है, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए वो आता है। टॉर्नेडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन, ये साइक्लोन के साथ भी फॉर्मेशन इनका हो सकता है, किसका, टॉर्नेडोज का। ठीक है, द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वनरेबल टू साइक्लोन, तो जितनी पूरा जितना भी हमारा ये है ना इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, ये सभी की सभी क्या हो जाती है, वल्नरेबल मीन्स चपेट में आती है, साइक्लोन्स के चपेट में ये आ जाता है जितना भी कोस्ट लाइन है। पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट, तो ईस्ट कोस्ट के यानी कि पूर्वी कोस्ट में तो ये बहुत ज़्यादा चपेट में लोग यहाँ पे आते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया इज़ लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्ट्रोम, तो ईस्ट जो वेस्ट पश्चिमी साइड वाला जो है वहाँ पे थोड़ा कम प्रॉब्लम देखने को मिलती है साइक्लोनिक स्ट्रोम से। बोथ इन टर्म ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन, मतलब कितनी तेज़ी से आ रहा है और कितनी फ्रीक्वेंसी है, दोनों के बेसिस पे वेस्ट में कम है लेकिन ईस्ट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को आता है, मतलब पूरा इंडिया ही समझ लो चपेट में इसके आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद चलिए थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं हमें क्या दिया गया है। ये बोल रहे कि द डायमीटर ऑफ अ टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एंड एज लार्ज एज अ किलोमीटर। जब भी हम टॉर्नेडो की बात करेंगे तो हमने कहा कि टॉर्नेडो वीक भी होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। अगर हम कम टॉर्नेडो की बात करेंगे तो इसका डायमीटर मीटर में हो सकता है
और इवन वाइडर, अगर हम मीटर में हो सकता है, अगर बड़े टॉर्नेडो की बात करेंगे तो इसका डायमीटर किलोमीटर में भी हो सकता है, और साथ ही साथ इससे भी ज़्यादा में ये हो सकता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि द फनल ऑफ अ टॉर्नेडो सक डस्ट। तो जो फनल होता है, टॉर्नेडो का जो फनल होता है, फनल वाला जो पार्ट होता है, ये क्या करता है, धूल, डेब्रीज मीन्स जितना भी कूड़ा करकट है और जितना भी इसके आसपास जो भी है वो सभी को अपने अंदर ले लेता है अपना बेस बनाने के लिए, या अपने बेस में इसे ले लेता है। ठीक है, ड्यू टू लो प्रेशर, क्यों लेता है, क्योंकि प्रेशर तो है ही नहीं, प्रेशर होता तो वो ले ही नहीं पाता इतना, है ना। एंड थ्रोज देम आउट नियर द टॉप, और इनको क्या कर देता है, टॉप के नज़दीक उसे फेंक देता है। हेयर आर अ फ्यू अकाउंट्स ऑफ द सर्वाइवर ऑफ टॉर्नेडोज। तो कुछ लोगों के बारे में यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने कि टॉर्नेडो में जिन्होंने सर्वाइव कर पाए, जिन्होंने टॉर्नेडो बहुत सामने से देखा है। तो फ्रॉम डिस्कवरी चैनल्स, यंग डिस्कवरी सीरीज, रियन डिस्कवरी सीरीज जो है डिस्कवरी चैनल में जो आता है, वहाँ से ये लिया गया है, वहाँ से एक स्टोरी ली गई है एक सर्वाइवल की। तो आई सॉ द क्लाउड कमिंग एंड ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड। तो वो बोलते हैं जिन्होंने टॉर्नेडो को बहुत करीब से देखा है, उन्होंने कहा कि जब मैं ऐसे ही लैंड में घूम रहा था, मैंने देखा कि एक टॉर्नेडो आ रहा है। टॉर्नेडो आ रहा है मीन्स एक बहुत डार्क कलर का जो बादल है वो मेरे नज़दीक आ रहा था, और मैंने कोशिश की कि मैं छुप जाऊं अंदर। बट एज सून एज आई रीच फॉर द डोर नॉब, जैसे लेकिन जितनी जल्दी मैंने बहुत जल्दी कोशिश करी कि मैं जल्दी जल्दी जाऊं, लेकिन इससे पहले कि मैं डोर नॉब यानी कि हैंडल, दरवाजे के हैंडल के पास पहुंचा था, दरवाजे का हैंडल खोलता, द हाउस टुक ऑफ इनटू द स्काई। तो जो घर ही था वो भी वही क्या हो गया, उड़ गया, है ना। तो आई वॉज नॉट हर्ट एट ऑल, तो अच्छा हुआ कि मैं अंदर नहीं गया, और इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे को लगी नहीं। ठीक है, मैं इंजर्ड नहीं हुआ। आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रीज फ्रॉम द व्हीट फील्ड। तो ये उन्होंने मतलब ये तो उसकी स्टोरी थी कि उसने कहा कि मैं घर के जो हल्का फुल्का सा घर होता होगा ना, मतलब झोपड़ा टाइप, तो वहाँ वो एंटर करने ही वाला था, तब तक स्टॉर्म आया और उसे उड़ा के ले गया। अगर वो भी होता उसमें घर में तो वो उसको भी उड़ा ले जाता। तो उसके बाद अब ये तो वो थी कि सर्वाइव कर गया, बच गया। तो बोल रहा कि जब एक बहुत बड़ा तूफान आता है ना, उसके बाद तूफान के साथ कितनी हवा जब चलती है, नॉर्मल हवा भी चलती है, तो कितनी सारी गंदगी आती है, कितनी सारी धूल मिट्टी सारी चीज़ें लेके आता है ना। तो अब तूफान आएगा तो कितनी सारी प्रॉब्लम, कितने सारा पॉल्यूशन क्रिएट करेगा वो। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, जैसे गेहूं के जो खेत हैं उनमें से भी क्या करना पड़ता है, जो कूड़ा करकट है, डिब्रीज मीन्स क्या होता है, कूड़ा करकट। ठीक है, इसे हमने क्या करना पड़ता है, या अवशेष इसे कहा जाता है, तो इसे हमने क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है ना। We picked up splintered board and tree branches as well as dead chickens with their feather blown off and rabbits look like they have been skinned। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो स्प्लिंटर्ड यानी कि कुचले हुए बोर्ड्स और ट्री की ब्रांचेस, टूटी हुई पेड़ों की शाखाएं, और साथ ही साथ डेड चिकन, मरे हुए मुर्गी के बच्चे, और उनके फैदर्स, उनके जो पंख हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, इधर उधर चले गए हैं, उड़ गए हैं, उनको भी साफ करना पड़ता है। साथ ही साथ खरगोश जो कि बहुत जो ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल क्या हो गए हैं, उनकी खाल निकल गई है ऐसा लगता है, उनको भी क्या करना पड़ता है, फिर हमें निकालना पड़ता है। जहाँ जहाँ फंसे हैं उनकी डेथ हो गई तो फिर उनकी बॉडी को निकालो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने करनी पड़ती है जब स्टॉर्म क्या होता है, वापस चला जाता है, या स्टॉर्म के बाद, तूफान के बाद। अ टॉर्नेडो शेल्टर इज़ अ रूम, और साथ ही साथ काफ़ी जगहों में, जिन जगहों में इस घटनाएं होती है ना, वहाँ पे टॉर्नेडो शेल्टर रूम बनाया जाता है। तो ये क्या होता है, अ टॉर्नेडो शेल्टर इज़ अ रूम, एक रूम होता है सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज। तो टॉर्नेडो शेल्टर रूम एक ऐसा रूम होता है जो कि अंडरग्राउंड ये होता है, ग्राउंड के अंदर इसको बनाया जाता है, जहाँ पे कोई भी विंडोज नहीं होती हैं, इनकी कोई भी खिड़कियाँ इसमें नहीं होती है। और अदरवाइज इट इज़ बेटर टू शट विंडोज एंड टेक शेल्टर अंडर। तो अगर ऐसा नहीं है, मीन्स की विंडोज़ हैं उसमें, तो विंडोज़ को खोलना नहीं है, ये अच्छी बात। अच्छा ये होगा कि जितनी भी खिड़कियां हैं उन्हें बंद कर दीजिए और
सैटर अंडर अ टेबल वॉक बेंच, तो एक जो काम करता है बेंच के नीचे टेबल के अंदर वहाँ चले जाएं। वेयर डिब्रिस कैन नॉट रीच, जहाँ कूड़ा करकट ना पहुँच पाए, ठीक है। वन हैज़ टू बो डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म, तो क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें नीचे की तरफ झुक के अपने कुछ इस पोजिशन में हमने ऐसा करना चाहिए। अगर टॉर्नेडो के शिकार हम हो रहे हैं, हमारे आसपास अगर टॉर्नेडो आ रहा है, तो हमें कुछ इस तरीके से खुद को लेट के, कुछ इस तरीके से झुक के खुद को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऐसे नेक के पास हाथ लगा के अपने घुटनों के बल झुक जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आ रहा है इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। अब सेफ्टी मेजर्स इसके लिए क्या क्या हो सकते हैं, इन साइक्लोन्स के लिए, इन थंडरस्टॉर्म्स के लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अ साइक्लोन फॉरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, तो एक साइक्लोन फॉरकास्ट और वार्निंग सर्विस होती है। रैपिड ये हम कर सकते हैं, मतलब कि लोगों को साइक्लोन के बारे में, तूफान के बारे में, या जो भी टॉर्नेडो आ रहा है तो उसके बारे में, चक्रवात के बारे में क्या करनी चाहिए, वार्निंग देनी चाहिए। अगर किसको, डिपार्टमेंट को जो इससे रिलेटेड है। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड द जनरल पब्लिक, तो ये जो क्या कह रहा है कि बहुत जल्दी कम्युनिकेशन, वार्निंग कम्युनिकेशन हमें किस किस को देनी चाहिए, जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनको, जो पोर्ट्स हैं जहाँ पे जहाज़ उतरते हैं, बंदरगाह जहाँ पे जिसे हम कहा जाता है, जो फिशरमैन हैं जो मछलियों को पकड़ते हैं, मछुआरे जिन्हें कहते हैं, शिप्स जो नाव में जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और जनरल पब्लिक को, उन लोगों को हमें जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए, या गवर्नमेंट एजेंसीज को जल्दी से जल्दी इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए, क्योंकि इनके पास इन्फॉर्मेशन रहती है। क्योंकि अगर पानी के नज़दीक ये जाएंगे तो पानी का बहाव इनको अपनी तरफ ले उड़ेगा, या पानी का बहाव इनको साथ ही लेके जाएगा, और डेड बॉडीज़ भी नहीं मिल पाती है, इतनी दूर तक ये छोड़ के जाता है, इतनी दूर तक लेके जाता है कि डेथ ही हो जाती है। तो ज़रूरी है कि क्या करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को, हालांकि पहुंचाती है गवर्नमेंट, इन्फॉर्मेशन देती है, पहले से ही बंद कर देती है, 2-3 दिन पहले से उनको बोल देती है कि उसके नज़दीक ना जाएं, चक्रवात आ सकता है, तूफान आ सकता है, साइक्लोन आ सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, इमेज ऑफ अ टॉर्नेडो में आपको दिखाया था, हमने पहले भी देखा था ना। तो क्या बोल रहा है, नेशनल सेवरल स्ट्रोम लेबोरेटरी, NSSL, तो स्ट्रोम लेबोरेटरी होती है, कहाँ से कहाँ किसने दिया है ये पिक्चर, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली। हमने पढ़ा था ना, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वेदर से रिलेटेड जानकारी देता है, तो ये वेदर मौसम से रिलेटेड ही तो है, और ये कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है ना। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। We have learned that all storms are low pressure system, हमने सीखा कि जितने भी स्ट्रोम आ रहे हैं, जितने भी तूफान आ रहे हैं, वो सभी कितने किस में आ रहे हैं, लो प्रेशर सिस्टम में काम कर रहे हैं, इनकी प्रेशर उनमें बहुत कम होता है। विंड स्पीड प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोम, तो हवा की जो स्पीड है, हवा की गति, विंड की जो स्पीड है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल का फॉर्मेशन कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, किसमें, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोम के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर रही है। अगर विंड की स्पीड कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर विंड की स्पीड तेज है और प्रेशर अगर कम है तो फिर ये क्या हो जा रहा है, बहुत बड़े स्ट्रोम के फॉर्म में ये उभर के आ जाता है। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू मेजर द विंड स्पीड, तो अगर हमें जानना है कि मौसम कैसा रहेगा, कोई तूफान आना है, चक्रवात आना है, साइक्लोन आना है, तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि विंड की स्पीड क्या है, मतलब कि विंड की स्पीड को पता लगाएंगे तो हमें इजीली इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द विंड स्पीड, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब कैसे नापेंगे हवा की स्पीड को, ऐसे तो नाप नहीं सकते ना, हम ऐसे तो बता नहीं सकते हैं, तो इसको नापने के लिए क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि हवा की स्पीड को नापा जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, एनीमोमीटर। ओके, तो एनीमोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे कि विंड की स्पीड के बारे में हम पता लगा सकते हैं, या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पता लगा सकता है। तो देखिए यहाँ पे को हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, और ये किसका दिया है, एन एनीमोमीटर फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ विंड। तो एनीमोमीटर लगाया गया है, ये क्या करेगा, विंड की स्पीड के बारे में बताएगा, ठीक है, कितनी तेज़ी से है, कितनी धीरे से है। तो ये भी इंडिया की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वहाँ से ली हुई पिक्चर है।
उसके बाद और क्या दे रखा है हमें, और कौन कौन से मेजर करने चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, साइक्लोन प्रोन एरियाज जो होते हैं यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे साइक्लोन के आने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरा यहाँ पे कोई है साइक्लोन के आने का, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहिए साइक्लोन शेल्टर का। अगर मतलब लोग यहाँ पे फंस जाएं, लोग को प्रॉब्लम हो जाए तो रहने के लिए उन्हें जगह मिले, ऐसे शेल्टर का फॉर्मेशन यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, तो बोल रहा है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस, और साथ ही साथ प्रशासनीय मदद होनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मदद होनी चाहिए, उनके अरेंजमेंट होने चाहिए कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जल्दी उस साइक्लोन वाली जगह से सेफ जगह में, अच्छी जगह में, जहाँ पे कोई साइक्लोन नहीं है वहाँ पहुँचाया जाए। ठीक है, तो फिर आता है हमारा नेक्स्ट, एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। तो पीपल के पार्ट में क्या मतलब कि क्या एक्शन होना चाहिए, तो बोल रहा है वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। अब देखो बेटा, ये लोग घर घर तो आ नहीं सकते ना हमको बताने के लिए, तो ये अपनी इन्फॉर्मेशन कहाँ देते हैं, टीवी में, न्यूज़पेपर में देते हैं, और जो न्यूज़ आती है ना हमारी टीवी में, जो न्यूज़ आती है जिनको आप लोग सुनते ही नहीं हो कार्टून देखने के चक्कर में, है ना, कार्टून मूवी देखने के चक्कर में आप न्यूज़ तो लगाते ही नहीं हो, तो वहाँ पे भी न्यूज़ में क्या करी जाती है, टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वेदर रिपोर्ट आती है ना, उसमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है, रेडियो में इन्फॉर्मेशन दी जाती है, न्यूज़पेपर में दी जाती है। तो हमें इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि आखिर डिपार्टमेंट हमसे कह क्यों रहा है, क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के बारे में तो बताते हैं ना, हम सेफ रहेंगे तभी तो बताते हैं। तो वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं वो तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें करना क्या क्या चाहिए, make necessary arrangements to shift the essential household goods, domestic animal and vehicles etc. to safer places। तो अगर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की चेतावनी आई है कि आप लोगों के एरिया के आसपास ऐसा कुछ होने वाला है, तो क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी जितने भी ज़रूरी अरेंजमेंट है वो कीजिए, ताकि कुछ चीज़ों को, ज़रूरी चीज़ों को हम क्या कर सकें, शिफ्ट कर सकें, जैसे कि हाउस होल्ड गुड्स, घर का ज़रूरी सामान, अगर डोमेस्टिक एनिमल है वो, अगर गाड़ियाँ हैं वो, तो उनको क्या करना चाहिए, वो जल्दी से जल्दी हमें क्या करना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, या अरेंजमेंट हमने उनको करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड में हैव डैमेज द रोड। तो जो रुका हुआ जो पानी है उसमें ड्राइविंग करने से अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो फ्लड है वो डैमेज कर सकता है रोड को, हो सकता है उसने डैमेज किया हुआ रोड को। एंड कीप रेडी द फोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विस लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर। तो साथ ही साथ आपके फ़ोन में हमेशा, भले साइक्लोन आए ना आए, कुछ प्रॉब्लम हो ना हो, आपके पास हमेशा 3 नंबर आपके फ़ोन में, 3 इमरजेंसी नंबर, 3 इमरजेंसी नंबर आपके फ़ोन में हमेशा सेव होने चाहिए। कौन कौन से, एक तो पुलिस का, क्योंकि बेटा कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो पुलिस का नंबर होना चाहिए, फायर ब्रिगेड का नंबर होना चाहिए, और मेडिकल सेंटर का नंबर, अपने नज़दीकी मेडिकल सेंटर का नंबर आपके फ़ोन में होना ही होना चाहिए। और आप तो बच्चे हैं तो आपको हमेशा अपने पेरेंट्स का फ़ोन नंबर याद होना चाहिए। मैंने देखा है आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को जिनको अभी तक भी अपने पेरेंट्स का फ़ोन नंबर लर्न नहीं है। तो बेटा अपने पेरेंट्स का, अपने घर के लोगों का फ़ोन नंबर आपको याद होना बहुत, इट्स इम्पॉर्टेंट, पढ़ाई से भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ अभी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लर्न नहीं है तो ये टॉपिक बाद में पढ़ना, पहले नंबर लर्न कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारी सेफ्टी के लिए ज़रूरत है। अगर कभी हम कहीं फंस गए, किसी जगह कहीं अंधेरा हो गया, तो वहाँ पे कौन आएगा लेने के लिए, घर वाले तो आएंगे ना। तो ज़रूरी है कि अपने पेरेंट्स का फ़ोन नंबर अपने पास रखिए, हमेशा लर्न होना चाहिए, कहीं कागज़ में भी नहीं लिखना है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास पुलिस का नंबर होना चाहिए, फायर ब्रिगेड का नंबर, ये सबके पास होना चाहिए, भले एल्डर हो, बच्चे हो, किसी के पास भी। ठीक है, तो सम अदर प्रिकॉशंस, कुछ और सावधानियाँ, इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया, आप अगर साइक्लोन हिट, आप ऐसी जगह में फंस गए हो जहाँ पे को चक्रवात आने वाला है, चक्रवात आ रहा है, तो वहाँ पे जो, या ऐसी जगह में रहते हैं आप, तो
कौन कौन सी सावधानियां आपने बरतनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड, ऐसा पानी नहीं पीजिए जो कि कंटामिनेट हो सकता है, खराब हो सकता है, उसमें जर्म्स वगैरह हैं, पुराना हो सकता है, सड़ा गला। तो ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी, हमेशा इमरजेंसी के टाइम के लिए भी पानी को, थोड़ा बहुत पानी तो स्टोर करके रखिए ही रखिए, ताकि आपको गंदा बाहर का कंटामिनेटेड वाटर ना पीना पड़े, क्योंकि साइक्लोन से बच जाओगे फिर बीमारियों से घिर जाओगे ना। तो दूसरा, डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइंस, कभी भी भले साइक्लोन हो ना हो, कभी भी गीले स्विच, गीले हाथों से स्विच को टच नहीं करना है, स्विच गीला है तो उसे टच नहीं करना है। और साथ ही साथ कहीं पे तार गिरे हुए हैं, पावर लाइन अगर गिरी हुई है रोड में, कहीं पे भी कुछ हो जाए आपने टच उसे नहीं करना है, ठीक है। ये सिर्फ तब की बात नहीं है, साइक्लोन की बात नहीं है, साइक्लोन आ रहा है तब की बात नहीं है, ये हमेशा के लिए है, कभी भी आपने टच नहीं करना। अगर आपको ऐसा दिखता है तो आप क्या करेंगे, आपके जो हाइडल डिपार्टमेंट वाले जो होते हैं ना, उनको आपने कॉल करनी है और उनको बताना है, वो वहां से पावर सप्लाई कट करेंगे, अपने एजेंट्स को भेजेंगे और वो लाइन को, फिर सप्लाई लाइन को ठीक करेंगे, कभी भी टच नहीं करना है, ठीक है। तो डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर अ सेक फॉर फन, तो अगर साइक्लोन वगैरह का अगर इमरजेंसी दी गई है, कहा गया है कि ऐसा प्रॉब्लम होगा, तो घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए बाहर मत जाइए, इमरजेंसी है तो ही जाइए, जितना हो सकता है घर के अंदर ही रहिए, जैसे कि आजकल हमने रहना है, ठीक है। इमरजेंसी है तभी घर के बाहर निकलिए बेटा, अदरवाइज घर के ही अंदर रहिए, क्योंकि कोरोना भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है ना, तो एक इमरजेंसी ही समझ लीजिए कोरोना भी, साइक्लोन से ज़्यादा तबाही ये फैला रहा है ना। तो डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड, तो जो रेस्क्यू फोर्स आपको बचाने के लिए, आप कहीं पे फंसे हुए साइक्लोन में, तो वो अगर वहाँ पे फोर्स आ रही है, बहुत कितने सारे जैसे आईटीबीपी वाले होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं ना ये सभी लोग, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको सबसे पहले पुलिस वाले, आर्मी वाले, आईटीबीपी वाले, यही तो नज़र आते हैं ना, सबसे पहले वही आते हैं, कोई पहुँचे ना पहुँचे ये लोग सबसे पहले पहुंचते हैं। कितनी हेल्प, कितने अच्छे से हमारी कंट्री को सर्व ये करते हैं, हर एक को ऐसा भी नहीं देखते कि हाँ मेरे पेरेंट, उनका मतलब उनके उनके थोड़ी ना फैमिली मेंबर होते हैं ना, हम लोग अपनी जान भी लगा देते हैं उसके बाद भी हम लोगों को बचाते हैं वो। तो उन लोगों को अपनी ऐसे अननेसेसरी डिमांड हमने नहीं करनी है कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, वो हमें बचाने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए आते हैं, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ओके, कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर एंड फ्रेंड्स, और अगर वहाँ पे कोई पुलिस फोर्स नहीं पहुँच पाई है या ऐसा नहीं हुआ है, तो आपके अपने नेबर में, अपने पड़ोस में थोड़ी बहुत हेल्प कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर दीजिए, है ना। तो ये सारे मेजर्स हम अपना सकते हैं, ये सारे प्रिकॉशंस हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प, तो एडवांस टेक्नोलॉजी भी इसमें हेल्प करती है, जैसे दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड, आजकल हम क्या हैं, अच्छे से प्रोटेक्टेड हैं, अच्छे से प्रोटेक्ट हम हैं, कैसे, इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी, पहले क्या होता था ना, स्टार्टिंग में लास्ट सेंचुरी में कोस्टल रेसिडेंट may have had less than a day to prepare or evacuate their home from an oncoming cyclone। तो पहले क्या होता था ना कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, तो जो ये डिपार्टमेंट होते थे, जो रेसिडेंट्स होते हैं, इनके पास बहुत एक दिन से भी कम का टाइम होता था कि अब ये प्रिपरेशन भी करें और लोगों को, जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोगों को लेके भी जाना है, मतलब एक दिन से भी कम का टाइम है, लोगों के लिए शेल्टर भी बनाना है, लोगों को रेस्क्यू भी करना है। और साइक्लोन जो आ रहा है, जो आने वाला साइक्लोन है, साइक्लोन आने से पहले, मतलब ये बहुत आजकल तो जल्दी हमें न्यूज़ मिल जाती है ना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेज हैं, जिनसे एनीमोमीटर है, हम विंड की स्पीड को नाप लेंगे, और अगर हमें लग रहा है कि तेज़ी से स्पीड से विंड आ रही है, तो हम पहले ही लोगों को आगाह कर देते हैं और उनको रेस्क्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। एक जगह रेस्क्यू करना मीन्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, साइक्लोन वाली जगह से सेफ जगह में लेके जाते हैं। तो पहले ऐसा नहीं हो पाता था, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। अब थोड़ा जल्दी पता चलता था, तो वो एक दिन से भी कम का टाइम होता था कि लोगों को भी निकालना है, और अगर लोग वहीं फंस गए तो उनके लिए शेल्टर हाउस भी बनाना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत कम टाइम होता था, बहुत बड़ा टास्क ये होता था। द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट, लेकिन आज उस सबसे बहुत अलग हम लोग हैं, बहुत डिफरेंट दुनिया अब हो गई है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास हैं, थैंक्स टू सैटेलाइट एंड रेडार्स। रेडार और सैटेलाइट का
थैंक्स हम हमें करना चाहिए, क्योंकि सैटेलाइट क्यों भेजी जाती है बेटा, सैटेलाइट आप सुनते होंगे ना, आज ये सैटेलाइट भेजी है अंतरिक्ष में, यहाँ ये भेजी है, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं, साथ ही साथ ये वेदर रिलेटेड या विंड से रिलेटेड, साइक्लोन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अर्थ में भेजते रहती है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भेजते रहती है, वहाँ से वो लोग आइडिया लगाते हैं कि अच्छा स्पीड ये है तो इस जगह पे तूफान आ सकता है, इस जगह पे चक्रवात आ सकता है ना। और यहाँ से अ साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इशूड 48 आवर इन एडवांस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म। तो 48 आवर जो साइक्लोन अलर्ट होता है ना, वो हर 48 घंटे में, यानी कि हर 2 दिन के अंदर एडवांस में एक्सपेक्टेड स्टॉर्म अगर है तो वो दे दिया जाता है। अ साइक्लोन वार्निंग इज इशूड 24 आवर इन एडवांस। तो साइक्लोन की जो वार्निंग है वो इशू कर दी जाती है एडवांस में, 24 आवर पहले ही एडवांस में उनको बता दिया जाता है कि वार्निंग्स दे दी जाती है, ठीक है। दिस मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियर द कोस्ट। और ये मैसेज फिर हर आधे घंटे में और हर एक घंटे और आधे घंटे में लगातार कोस्ट को भेजा जाता है, लगातार उसके नज़दीक के लोगों को भेजा जाता है कि प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी से निकलिए, निकलने की कोशिश कीजिए, आपके पास फोर्स को भेजा जा रहा है, ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं, ठीक है। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर। तो बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि इसको मॉनिटर करने में, इससे हम बचाने में हेल्प वो करते हैं। साइक्लोन से रिलेटेड जो डिज़ास्टर है, जो डिजास्टर मीन्स बहुत बड़ा भयावह घटना हम कह सकते हैं, जो डिजास्टर है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो एक क्रिएट करता है, इसको मॉनिटर करने में नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल एजेंसीज भी हमें हेल्प करती हैं, ठीक है। आपदा कहते हैं ना डिजास्टर को, तो इस आपदा में साइक्लोन से रिलेटेड जो आपदा होती है इसको मॉनिटर करने में ये भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। तो अब देखते हैं व्हाट यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एयर अराउंड अस एक्सर्ट प्रेशर। हमने पढ़ा कि हमारे आसपास की जो हवा है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर लगाती है। नॉर्मल हवा जो होती है वो प्रेशर लगाती है। एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एज कूलिंग। तो हवा क्या होती है, अगर गर्म करते हैं तो फैल जाती है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ठंडा करने में, ठीक है। वार्म एयर राइजेस अप। जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। वेयर एज कॉम्परेटिवली कूलर एयर टेंड्स टू सिंक टुवर्ड द अर्थ सरफेस। जबकि जो ठंडी हवा होती है वो धीरे धीरे नीचे अर्थ के सरफेस की तरफ आने लगती है या सिकुड़ने लगती है। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो उसे क्या कहा जाता है, जो एक मूविंग एयर जो होती है उसे विंड कहा जाता है, हवा कहा जाता है। ये छूट गया था, सॉरी। एज वार्म एयर राइजेस। जैसे जैसे क्या कहा गया था, वार्म एयर क्या होती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है, जबकि जो ठंडी हवा होती है वो नीचे अर्थ के सरफेस की तरफ आने लगती है। तो जैसे जैसे गर्म हवा बढ़ने लगती है, एज वार्म एयर राइजेस एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज रिड्यूस। तो जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है वैसे वैसे हवा का जो प्रेशर है वो उस जगह में कम होने लगता है, विंड का प्रेशर कम हो जाता है। एंड द कूलर एयर मूव टू दैट प्लेस। तो इस जगह पे ठंडी हवा आने लगती है, क्योंकि गर्म हवा ने तो जगह खाली कर दी ना। तो जो मूविंग एयर होती है, यही मूव करने वाली जो हवा होती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, विंड कह देते हैं, है ना। अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ इज द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट। तो अर्थ की अनइवन हीटिंग मेन रीजन है किसका, विंड के मूवमेंट का, ठीक है। दूसरा, विंड्स कैरिंग वाटर वेपर ब्रिंग्स रेन। तो विंड ऐसी हवाएं जो वाटर वेपर के साथ आती है, यानी कि वाटर वेपर के साथ होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, विंड कैरिंग वाटर वेपर ब्रिंग रेन। वो क्या लेके आती हैं, बारिश को लेके आती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी बारिश के साथ हवा भी चल रही होती है। तो वो कौन सी हवा होती है, ऐसी हवाएं जो कि वाटर वेपर को साथ लेके चलती हैं, ठीक है। हाई स्पीड विंड एंड एयर प्रेशर डिफरेंस कैन कॉज साइक्लोन। तो हाई स्पीड की विंड मतलब कि बहुत तेजी से चलने वाली हवा, और साथ ही साथ एयर का प्रेशर, जो हवा का जो दबाव है वो अलग अलग होने की वजह से साइक्लोन चक्रवात का फॉर्मेशन होता है,
ठीक है। इट हैज़ बिकम ईजियर टू मॉनिटर साइक्लोन्स, यहाँ पे ये ईजी हो गया है साइक्लोन को मेज़र करने। अब साइक्लोन को मेज़र करना, साइक्लोन को पहचानना, साइक्लोन को जल्दी से पता लगाना ईजी हो गया है विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज़। अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास हैं, जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास बन गई हैं, जैसे कि सैटेलाइट है, रडार है। रडार और सैटेलाइट की हेल्प से अब साइक्लोन की स्पीड का पता लगाना, साइक्लोन किस दिन आएगा, साइक्लोन किस दिन कहाँ पहुँचेगा, कितनी स्पीड से आएगा, ये सब अब हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट एंड रडार। एडवांस टेक्नोलॉजीज की हेल्प से आज हम कैपेबल हैं कि हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो कैपेबल है कि इन सारी चीज़ों का पूर्वानुमान लगा लेता है, और जैसे ही पता चलता है कि कौन से एरिया में आएगा, ये भी पता चल जाता है कितनी स्पीड से आएगा, तो वहाँ के लोगों को क्या कर दिया जाता है, उस जगह से रेस्क्यू कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। खुद की हेल्प करना सबसे बड़ी हेल्प, मतलब बेस्ट, सबसे अच्छा तरीका है हेल्प करने का। Therefore, it is better to plan and advance and be ready with defense against any approaching cyclone। तो ये अच्छा है कि अगर हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहाँ पे साइक्लोन आने के चांसेस हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वहाँ पर तेज़ी से चक्रवात आ सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए, खुद की हेल्प खुद ही करनी चाहिए। कैसे? ये अच्छा है कि एडवांस में ही आप प्लान बना लीजिए कि आपने क्या करना है, रेडी रहिए अपने डिफेंस के लिए, मतलब कि कोई भी साइक्लोन अगर आ रहा है तो उसके लिए रेडी रहिए। कैसे रेडी रहेंगे? उस जगह को जल्दी से जल्दी खाली कर देना चाहिए अपनी ज़रूरत का सामान लेके। ठीक है। द फॉलोइंग फ्लो चार्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड फॉलिंग ऑफ द रेन एंड क्रिएशन ऑफ स्टॉर्म एंड साइक्लोन। तो जो आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि वो आपको हेल्प करेगा कि कैसे फॉर्मेशन होता है क्लाउड का, कैसे रेन आती है और कैसे स्टॉर्म और साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू रीजन। दो रीजन के बीच का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग, उसका डिफरेंस है। सेट कन्वेक्शन इन एयर, एयर यहाँ पे को कन्वेक्शन हो जाती है, कन्वेक्शन एयर सेट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में वार्म, अब यहाँ पे को हवा टेम्परेचर लगातार बढ़ते रहता है, तो बढ़ने की वजह से जो गर्म हवा जो होती है वो अब ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है, और जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ जाएगी वैसे वैसे क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया। यहाँ पे को प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है। अब प्रेशर कम हो गया, अब ये हवा तो ऊपर चले गई ना, गर्म हवा ऊपर चले गई, यहाँ कौन आएगा, ठंडी हवा आएगी। कूल एयर कन्वर्ट्स टू द लो प्रेशर एरिया। अब इस लो प्रेशर एरिया में ठंडी हवा आ जाएगी, ठंडी जगह की हवा आ जाएगी, क्योंकि गर्म हवा तो निकल गई है। उसके बाद क्या हो जाता है, अब वार्म एयर राइजेज, जो ये गर्म हवा ऊपर की तरफ गई थी, ये ऊपर की तरफ बढ़ते ही रहती है, और ऊपर जाते जाते अब ये क्या हो जाती है, कूल्स एंड द वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स। अब वहाँ जाके ये ठंडा हो जाता है, ठंडी हवा ये हो जाती है, और जो ये वाटर वेपर के साथ गया था, ये वाटर वेपर्स क्या हो जाता है, कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड, क्लाउड का फॉर्मेशन कर देता है। तो द बिगर वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड फॉल टू द ग्राउंड एज रेन, हेल और स्नो। तो जो बड़े बड़े वाटर ड्रॉप्स होते हैं क्लाउड के साथ, ये क्लाउड जब क्या होता है, क्लाउड से गिरने वाली बड़ी बड़ी पानी की ड्रॉप्स, रेन की जो ड्रॉप्स होती हैं वो नीचे की तरफ गिरती है, ग्राउंड में गिरती है रेन के फॉर्म में, और स्नो, ओलावृष्टि, ओले पड़ते हैं ओले के फॉर्म में या बर्फ के फॉर्म में। ठीक है, स्नोफॉल होता है ना, तो ये क्या होते हैं, बड़े बड़े वाटर ड्रॉप, क्लाउड्स में बनने वाले बड़े बड़े वाटर ड्रॉप्स की वजह से होता है। फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स एंड राइजिंग एयर मूव रिगुलरली टू प्रोड्यूस थंडरस्टॉर्म। तो अब ये पानी की वाटर ड्रॉप्स का लगातार गिरना और एयर का ऊपर की तरफ मूव करना, लगातार बहुत तेजी के साथ मूव करना ही क्या प्रोड्यूस करता है, थंडर स्टॉर्म, यानी कि गरज के साथ, लाइटनिंग के साथ ये पैदा करता है। ठीक है। अंडर सर्टेन वेदर कंडीशन, इस टाइप की क्लाइमेटिक या वेदर कंडीशन, मौसम जब होता है तो स्ट्रोम में डेवलप इनटू साइक्लोन। तो इस टाइम पे जो स्ट्रोम होता है, जो आधी तूफान होता है, वो चक्रवात में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आया ना आप समझ में, फ्लो चार्ट कितने अच्छे से दिया गया है, पूरा हमें पूरी इन्फॉर्मेशन हमें इसमें बता दी गई है कि स्टार्टिंग से क्या हो रहा है, टेम्परेचर कैसे डिफरेंस हो रहा है, कैसे एयर गर्म हो रही है, फिर ऊपर की तरफ जा रही है और उस जगह में ठंडी हवा आ रही है, ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, वो ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ गिर रहे हैं। तो कितना अच्छे से एक्सप्लेन हमें किया गया है ना सारा कुछ।
तो यहाँ पे हमारा चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया है। आपने रिवाइज करना है, आप रिवाइज करोगे इसको अच्छे से, और 1 बाय 1 जो एक्टिविटीज़ आपसे कही गई हैं करने के लिए वो एक्टिविटीज़ कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा चैप्टर नंबर 9 सॉइल वाला, ठीक है। सॉइल चैप्टर की हम यहाँ पे बात करेंगे, सॉइल के बारे में जानेंगे, अलग अलग टेक्सचर के बारे में जानेंगे सॉइल के, सॉइल कितने टाइप की सॉइल होती है और क्या क्या किस टाइप का वहाँ पे को क्या क्या चीज़ें लग सकती हैं, किस टाइप की सॉइल में क्या लगता है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, जो समझ में नहीं आ रहा है वो पूछिए, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आंसर जरूर दीजिए बेटा, क्योंकि 7th और 8th क्लास बिल्कुल एक्टिव नहीं है, ओके। तो 6th क्लास के कुछ बच्चे हैं जो एक्टिव हैं, अदरवाइज 7th और 8th क्लास के मुझे कोई बच्चे एक्टिव नहीं नज़र आ रहे हैं, किसी के आंसर्स नहीं आ रहे हैं। तो मेक श्योर कि आंसर दीजिए, ठीक है। 7th क्लास में सिर्फ संचिता मुझे आंसर कर रही है, संचिता मुझे बता रही है, संचिता बेस्ट, बाकी कोई नहीं बता रहे। तो मेक श्योर कि आप लोग पढ़िए, ठीक है। हैव ए नाइस डे।